तो ये जो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की थीम की जो है सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी है, ठीक है। आपने नहीं देखी तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। बेसिकली वो बेस्ड है अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। और ये जो वीडियो है ये होने वाली है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरीके से पेपर 2 का अटैम्प्ट करना, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो मैगज़ीन है ये विजन की मंथली मैगज़ीन है। और इसके अंदर हम लोग जो सिविल्स के जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट CAPF के हिसाब के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। जहाँ लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उधर से ही हम लोग जो है थोड़ा बहुत देख लेंगे, अगर सिविल्स का कुछ रिलेटेड होगा जिसको हम इसमें यूज़ कर सकें। बाकी मोर और लेस जो ये टोटली बेस्ड होने वाली है CAPF AC पे, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। बेसिकली यूपीआई में क्या आ जाते हैं, जो भी अपन फ़ोन पे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये अपना यूपीआई है। अब ये न्यूज़ में किस लिए है, तो बेसिकली हुआ क्या है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट मतलब उसने जो है सोचा है कि इसको जो और जो है हम लोग कैसे जो है इंटेंसीफाई कर सकते हैं, मतलब और किस तरीके से अच्छी तरीके से हम लोग जो है इसको इन्हेंस कर सकते हैं, इंटेंसीफाई कर सकते हैं इसके यूजेस को। जैसे पहले क्या होता था यूपीआई के अंदर, जो हम लोग जो है ना सिर्फ 1 लाख की ना लिमिट लगी हुई थी, यानी 1 लाख से अगर रुपये अगर हमें भेजने हैं तो हम लोग भेज नहीं पाते थे यूपीआई के थ्रू। लेकिन अब जो है इस लिमिट को जो हटा दिया और इसको ना 5 लाख रुपए तक कर दिया। लेकिन ये 5 लाख ना कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के लिए ही किया गया। जैसे हम लोग इसके अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गई या फिर मेडिकल वगैरह जो हॉस्पिटल वगैरह में, उसके अंदर हम लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो हॉस्पिटल वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर वही क्रेडिट लोन वगैरह, जैसे अब इसको यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्रेडिट लोन वगैरह हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सारी चीज़ों में हम लोग जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इसको 2 चीज़ों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और जो है बैंक वगैरह के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड इट्स फीचर, इसके फीचर वगैरह देखना है तो देख लो, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे बेसिकली ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ये जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो होता है, ये ना एक ही प्लेटफॉर्म पे कई कई सारे जो बैंक्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, जिसके कारण जो है ट्रांजेक्शन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह हम लोग फंड वगैरह ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। एंड ये न्यू फीचर देख लो, इसके अंदर कौन कौन से यूपीआई लाइट टैक्स हो गया वगैरह वगैरह, इसके अंदर जो 2-3 दे रखे हैं, इसको ना एग्जांपल के तौर पे याद रख लेना। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसको मेंशन कर पाएँ। जैसे यूपीआई लाइट हो गया, देन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई वगैरह, ठीक है। इन सबको एग्जांपल के तौर पे कोट करने के लिए, बाकी इस पर क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। देन अब जो मेन पार्ट है उसका वो देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएट हैं यूपीआई को लेके, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है अपने को सीधे जैसे कि अभी अपने को पता है कि इंडिया के अंदर जो है 65% से भी ज़्यादा जो पेमेंट्स होती हैं, डोमेस्टिक पेमेंट जो होती हैं रेगुलर बेसिस पे, वो जो है यूपीआई के थ्रू होती हैं। 65% से भी ज़्यादा जो है यूपीआई वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यूपीआई डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, तो भीम यूपीआई हो गया, अलग अलग यूपीआई हैं। अब इसके अंदर भी ना कुछ चैलेंजेस एसोसिएट हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूपीआई सिस्टम। या फिर अलग दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ यूपीआई इन इंडिया, ठीक है। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ में भी था कि जो पेटीएम था वो क्रैश करने वाला था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं इससे चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले भाई रेगुलेशन, सबसे पहला जो चैलेंज है वो है इसका रेगुलेशन, कि कैसे हम जो है इसको रेगुलेट करें। क्योंकि जब ना अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में तो यूज़ हो रहा है, लेकिन जब हम ना इसको ग्लोबली अगर हम इसको पेमेंट करते हैं तो कई बार जो है ये पेमेंट करने में सक्षम नहीं रहता, फेल करता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है ऐसे अपने पास। सेकंड आ जाता है अपना डोमिनेंट ऑफ फॉरेन, ठीक है। तो जैसे डोमिनेंस, एक सेकंड, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर ना जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं ना, उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी उनके जो लॉज होते हैं यूनिफाइड पेमेंट, यानी उनके वहाँ जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को लेके जो लॉ वगैरह आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये रेगुलेट करना कि भाई हर कंट्री में एक तरीके के लॉ हों, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो जब पेमेंट करें तो उनकी जो पेमेंट है फॉल्ट ना कर जाए। दूसरा है डोमिनेंस नेचर है अपना, जो फॉरेन ऐप्स हैं जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये दूसरी कंट्री की ऐप है, ठीक है। और इंडिया में ये ज़्यादा डोमिनेंट, अगर आप डाटा देखो ना, तो 46.91%, ऑलमोस्ट 47% जो लोग हैं वो फ़ोनपे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 36% जो लोग हैं वो
यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब गूगल पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो डाटा है ना, अब इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है कि 36.39% ही लिखे, इसको 37 कर लो, इसको भी 47 कर लो, ठीक है, मतलब आसपास रखो, इसको 35 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरा हो गया भीम यूपीआई, ठीक है। भीम यूपीआई जो है 0.22% से भी कम मतलब के बराबर लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। अब इससे ना अलग अलग जो है सिक्योरिटी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम रेज होती हैं। जैसे अगर दूसरी कंट्री है तो उनके पास हमारा डाटा है भाई, वर्नेरेबल डाटा है। और आपको पता होगा कि जब हम बनवाते हैं तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर लगते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा इसमें सिक्योरिटी की जो है बहुत ज़्यादा वर्नेरेबल हो जाता है इसमें लोग, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है लोगों को, ठीक है। एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट क्या है कि जैसे जो कंट्री होती है, मान लो एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, इन दोनों में जो मनी की वैल्यू है, ठीक है, डिफर कर सकती है। जैसे इंडिया और यूएस में जो मनी की वैल्यू दूसरी है, जैसे इंडिया के अंदर जो मनी की वैल्यू है वो डॉलर की वैल्यू नहीं है। तो जो एक्सचेंज रेट है, यानी किस तरीके से इन दोनों को एक ही लेवल पे लाया जाए, तो इसके लिए ना बिटकॉइन का जो इस्तेमाल था ना, ये बिटकॉइन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए है, ठीक। तो ये एक्सचेंज रेट हो गया। दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कि लोगों के पास मतलब 65% से भी ज़्यादा जो पेमेंट होती है आजकल यूपीआई से, और मोर देन 65% जो है पेमेंट यूपीआई से हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर अवेयर हों तो इनके खिलाफ, इनके प्रति जो है क्या कहते हैं, जो फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, डिजिटल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है वो ना हो। और बेसिकली ये जो है ना ज़्यादातर जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं ना, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है हमें ये यूपीआई फ्रॉड वगैरह। प्लस अब इससे रिलेटेड एक डाटा और देखो, जैसे इंटरनेट का जो डाटा होता है, इंटरनेट अगर इंडिया में देखें ना, इंटरनेट यूज़र्स जो है ना बिलियंस ऑफ नंबर में, लेकिन इंटरनेट रिलेटेड एजुकेशन कितने लोगों के पास है, बहुत ही कम लोग। यानी सबको इंटरनेट चलाना है, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड जो एजुकेशन हमें लोगों को देनी चाहिए वो किसी के पास नहीं है। इसी के कारण जो है ना, जैसे अपन देखते होंगे कि बहुत सारे जो फेक न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ जो है स्प्रेड होती हैं, फेक पोस्ट वगैरह जो है स्प्रेड होती है, एथनिकल वायलेंस और एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के बीच में वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये फेक न्यूज़ रिलेटेड है। वैसे ही वैसे ही इसके अंदर केस है कि यूपीआई है तो सबके पास, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना ताकि लोगों के खिलाफ जो है फ्रॉड कम हो। दूसरा प्राइवेसी, जैसे बताया था कि इनके पास सारी डिटेल्स रहती हैं भाई अपनी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आधार नंबर, अपने पैन कार्ड, आईपी एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें इनके पास रहती है। तो एक सिक्योरिटी इशू ये भी है कि भाई प्राइवेसी इशू हो सकता है। देन वे अहेड, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक। CAPF AC में ना पूरा जो ऐसे लिखने के लिए जो आता है ना, वो होता सिर्फ 300 वर्ड्स में ही है। अब 300 वर्ड्स में ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग 300 वर्ड्स में वो चीज़ें लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग जैसे पेपर 2 की बात करें ना, तो इन 300 वर्ड्स में ना हम वही चीज़ें लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों न्यूज़ में है और यूपीआई पेमेंट सिस्टम होता क्या है। उसके बाद सेकेंडली हमने बता दिया चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। अब इस चैलेंजेस को लिखते समय ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग ना ये भी ध्यान रखें कि भाई इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेने के बाद ही हमें हमेशा चैलेंजेस बताने हैं। मतलब इसको इस तरीके से लिखना होगा अपने को कि इंडिया के अंदर यूपीआई सिस्टम है, इतना इतना जो है यूपीआई सिस्टम यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। इतने सारे बैंक और ऐप से यूपीआई सिस्टम यूज़ हो रहा है, और उसके बाद जो है इंडिया में जो है यूपीआई सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो है चालू कर रखे हैं। बट स्टिल हमको जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, मतलब बहुत स्टिल ना इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद हमने चैलेंजेस मेंशन कर दिए, उसके बाद हम लोग को वे फॉरवर्ड। तो ये ना स्ट्रक्चर होगा एक एस्से का, कि सबसे पहले इंट्रो कर दिया, इंट्रो के बाद हमने बता दिया गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, इनिशिएटिव बताने के बाद हमने चैलेंजेस बता दिए, और चैलेंजेस के बाद जो है हम लोग वे फॉरवर्ड बता देंगे। तो इस तरीके से ना एक प्रॉपर जो है एक एस्से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हमको ना कंक्लूजन भी लिखना था। कंक्लूजन जो होता है ना, ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड उसको अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। अभी पहले इसको करते हैं। तो वे फॉरवर्ड आ जाएगा। सबसे पहले वे फॉरवर्ड की इसमें यही है कि भाई रेगुलेट करो, ठीक है, चीज़ों को रेगुलेट करो, दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है इस तरीके के जो है एग्रीमेंट साइन करो, ठीक है, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों पे काम करो। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक अकाउंट, पेमेंट सर्विस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। दूसरा फ्रॉड होने से प्रोटेक्ट करना, लोगों को एजुकेट करो,
कि लिंक वगैरह जो आते हैं उनको ना दबाएं, ठीक है। जो फ्रॉड मैसेज कॉल्स वगैरह आते हैं उनसे बच के रहें, मतलब उनको अटेंड करें, मतलब उन पर इतना वो नहीं रखना है कि हाँ भाई ये सच है करके। दूसरा, ट्रांजैक्शन लिमिट जो है ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई 5 लाख कर दिया 1 लाख, लेकिन ना एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने को इसके अंदर, ताकि सिक्योरिटी जो है और मतलब बंदे की सिक्योरिटी भी बनी रहे और उसकी जो एक राइट जो है उसका भी वायलेशन ना हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर। दूसरा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। लास्ट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस रखो, लोगों को पता हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाएगा कि एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब आप ना, अब इसके अंदर ना अपन कंक्लूजन नहीं लिख सकते इस वाले के अंदर, तो एक वे फॉरवर्ड टाइप, एक मतलब एक पॉजिटिव नोट के अंदर हमको जो है इस ऐसे को ख़त्म करना है। वैसे कंक्लूजन इसका यही रहेगा कि इंडिया के अंदर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा वैसे ही जो है हम लोगों को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना है कि लोगों की जो प्राइवेसी कंसर्न है उसका भी हमको ध्यान रखना है, ताकि लोगों के खिलाफ जो है फ्रॉड वगैरह ना हो। और अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इंडिया जो है एक फ्यूचरिस्टिक पाथ पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को जो है एक वे फॉरवर्ड, इसमें कंक्लूजन बैलेंस कंक्लूजन भी है और प्लस ना हम इसमें ना एक फ्यूचर का भी जो है स्कोप दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को कंक्लूजन लिखना। अब अगला आता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, एनपीए क्या होता है। एंड इस वीडियो में इतना ही।